नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप एवं महासागरों की तली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धरातल पर प्रथम दृष्टया दो ही स्थल रूप दिखाई देते हैं, महाद्वीप एवं महासागर। ये पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। विद्वानों ने इन्हें पृथ्वी की प्रारंभिक भू संरचना कहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यही दो रूप सबसे पहले सामने आए। इनकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले बनी है, जीवों का आविर्भाव इस पर काफ़ी बाद में हुआ है, तो ये विभिन्न एविडेंस के आधार पर कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी, ये इसके बारे में आपके प्रमाणों के आधार पर ही विद्वानों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। सैलिसबरी ने संपूर्ण ग्लोब को उच्चावच के लक्षणों के आधार पर तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। नंबर 2 द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। और नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पठार और मैदानों पर बनने वाली आकृतियाँ जैसे घाटियाँ, पर्वतखंड, डेल्टा आदि आते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वॉन एंजल के विचार अनुसार महाद्वीप एवं महासागर वो रंगशालाएँ हैं, स्टेज हैं, जहाँ पर भूवैज्ञानिक ड्रामा खेले जाते हैं। यहाँ के पर्वत, पठार, मैदान रंगशाला के रंगमंच हैं तथा डेल्टाई खंड, हिमोड, घाटियाँ, पहाड़ियाँ, जल, हिम, लहरें, वायु आदि कारकों कलाकारों द्वारा यहाँ पर खेल खेले जाते हैं। हम जानते हैं कि इरोजनात्मक जो भी है कारक हैं वो इस पर विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, तो इसलिए इनको कलाकार का नाम दिया गया है। इन विशाल भू आकृतियों का उद्भव उसी समय हुआ होगा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इनके विशिष्ट वितरण एवं आकार में ही इनकी उत्पत्ति का रहस्य छुपा हुआ है। महाद्वीप तथा महासागरों के वितरण से संबंधित निम्न तथ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71.1% भाग जल तथा 28.9% भाग स्थल से आवृत है, अर्थात जलमंडल स्थलमंडल से बहुत बड़ा है। संपूर्ण ग्लोब पर स्थल एवं जल क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत, जिसमें हमें एंटी पोलर भी कह सकते हैं। जैसे आपका उत्तरी ध्रुव में आपका स्थल है तो दक्षिण ध्रुव में जल है। अब अपवाद स्वरूप मात्र 1.4% स्थल भाग के प्रति ध्रुवस्थ स्थल है और 44.6% जल के प्रति ध्रुवस्थ जल है। लेकिन 95% स्थल भाग के विपरीत सागर और उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण ध्रुव पर एंटार्कटिका महाद्वीप इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ग्लोब के उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता है और जल क्षेत्र की कमी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है और स्थल भाग की कमी पाई जाती है। यदि ब्रिटेन को गोलार्ध का केंद्र माना जाए तो यहाँ पृथ्वी का 83% स्थल भाग होता है। इसे स्थलीय गोलार्ध लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग अधिक है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड को केंद्र माना जाए तो 90% से अधिक जल भाग होता है। इसे जलीय गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थित समस्त महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति में स्थित हैं, जिनका आधार उत्तर और तथा शीर्ष दक्षिण में है। केवल ऑस्ट्रेलिया का ही आधार दक्षिण में तथा शीर्ष उत्तर में है। महासागर की लगभग त्रिभुज की आकृति महासागर सभी त्रिभुज की आकृति में पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर सारे आधार और उसके जो आकृति को एक्सप्लेन किया गया है। महाद्वीपीय किनारों पर द्वीपीय चाप एवं मोड़दार पर्वतों की अधिकता पाई जाती है। महाद्वीप एवं महासागरों की रचना के बारे में किसी भी सिद्धांत की यथार्थता उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बताई जा सकती है। विभिन्न फैक्ट के आधार पर हम किस चीज़ के रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है संकुचन सिद्धांत, जिसमें लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत और जयप्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत आता है। दूसरा है डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। तीसरा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चौथा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। पांचवा है जोली का तापीय चक्र सिद्धांत और छठा है होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। अब हम एक एक सिद्धांत में क्या थ्योरी दी है उसको देखेंगे। संकुचन सिद्धांत।
किसी गर्म पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसमें कुछ संकुचन अवश्य होता है। प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय अथवा तरल अवस्था में थी। सबसे पहले इनका बाह्य भूभाग पृष्ठ ठंडा हुआ और बाद में आंतरिक भाग ठंडा होकर सिकुड़ा। इस स्थिति में आंतरिक भाग के सिकुड़ जाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का बाहरी तल भी संकुचित हुआ। बाहरी तल के संकुचित हो जाने से तल का संपूर्ण भाग ऊंचा नीचा हो गया। जो भाग ऊंचे हुए वो महाद्वीप बने और जो भाग नीचे धसे वो महासागर में परिवर्तित हो गए। संकुचन संबंधी कुछ विचारधाराएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। सन 1875 में लोथियन ग्रीन ने ज्यामितीय विधि पर आधारित यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में ईली डी ब्यूमांट ने पेंटागोनल डोडिकाहेड्रन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें बहुत कुछ सुधार कर ग्रीन ने चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि चतुष्फलक वह आकृति है जो बराबर भुजाओं वाले 4 त्रिभुजों से निर्मित होती है, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। यह सिद्धांत फेयरबर्न की खोज पर आधारित है। उसने बताया कि यदि एक गोल पाइप को चारों तरफ से समान रूप से दबाया जाए तो वो त्रिभुज आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामिति के 2 तथ्यों पर आधारित किया। नंबर 1, गोलाकार आकृति अपने धरातल के क्षेत्र के अनुपात में सर्वाधिक आयतन स्थापित करती है। नंबर 2, एक चतुष्फलक आकृति अपने धरातलीय क्षेत्र के अनुपात में न्यूनतम आयतन स्थापित करती है। ग्रीन ने यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक उष्ण एवं गोलाकार पिंड थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की ऊपरी परत सबसे पहले ठंडी होकर ठोस हुई। आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा होता रहा, अतः भारी पटल की अपेक्षा अधिक संकुचित हो गया। इस संकुचन में पृथ्वी का आयतन कम हो गया। ऊपरी भाग पहले से ही ठोस हो चुका था, अतः उसमें अधिक संकुचन की संभावना नहीं थी। परिणाम स्वरूप ऊपरी परत व आंतरिक भाग में अंतर आ गया। तब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाह्य परत नीचे धंसने लगी। पृथ्वी के चारों ओर के समान दबाव ने गोल आकृति को एक चतुष्फलक में परिवर्तित कर दिया। इसके उभरे हुए कोनों पर महाद्वीप एवं चपटे भागों पर महासागर बने। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो जो ठंडी होती जा रही है, चतुष्फलक की आकृति पूर्णतः ग्रहण कर रही है। इस आकृति को यदि शीर्ष पर उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो वह पृथ्वी की आकृति से मेल खाती है। इस पर महाद्वीप एवं महासागरों का वर्तमान वितरण भी समझा जा सकता है। चतुष्फलक के चारों उभरे भागों के सारे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका महाद्वीप स्थित हैं। इसी प्रकार सपाट एवं चपटे भागों पर महासागर स्थित हैं। महाद्वीप एवं महासागरों प्रति ध्रुवीय स्थिति में हैं। नेक्स्ट है ग्रेरी का चतुष्फलक सिद्धांत का संशोधन। 1930 में जे.डब्ल्यू. ग्रेरी ने चतुष्फलक सिद्धांत में संशोधन कर इसे नए रूप में प्रस्तुत किया। ग्रेरी ने पूर्वाभौगोलिक मानचित्र की रचना कर सिद्ध किया कि कैम्ब्रियन कल्प में महाद्वीप तथा महासागरों का वितरण आज के वितरण से बहुत कुछ समानता रखता है। कैम्ब्रियन कल्प में एक विशाल त्रिभुजाकार महाद्वीप उत्तर में स्थापित था जिसका शीर्ष दक्षिण में था। वर्तमान महासागरीय खोजों में निक्षेपों द्वारा यह सिद्ध होता है कि वर्तमान आर्कटिक महासागर अपनी पूर्व स्थिति में पश्चिम में था। चतुष्फलक सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि महाद्वीप और महासागरों का फैलाव क्रमशः देशांतरों एवं अक्षांशों के समानांतर होना चाहिए। ग्रीन ने बताया कि महाद्वीप तथा महासागरों का आकार परिवर्तन क्रमशः पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण को हुआ। ग्रेरी ने केवल यह संशोधन किया कि चतुष्फलक आकृति को लंबवत कोने स्थिर रहे, जबकि इस आकृति की चपटी सतह को घेरने वाले उत्तल कोने परिवर्तनशील रहे। यही कोने उत्तर दक्षिण दिशाओं की तरफ खिसकने रहे, जिसके द्वारा महाद्वीप तथा महासागरों के रूप में परिवर्तन जारी रहा। इस मत की पुष्टि पूरा भौगोलिक फ्रैंक ने भी की है। इस सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। प्रारंभ में चतुष्फलक सिद्धांत की महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण की व्यवस्था के कारण काफ़ी मान्यता रही, किंतु कालांतर में अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई। नंबर 1, सिद्धांत के अनुसार चतुष्फलकीय आकृति को वाली पृथ्वी भ्रमण करती हुई एक शीर्ष बिंदु पर टिकी है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का संतुलन कदापि स्थापित नहीं हो सकता। नंबर 2, तीव्र गति से भ्रमण करती हुई गोलाकार पृथ्वी का चतुष्फलक के रूप में सिकड़ को परिवर्तन होना संभव नहीं है। 3, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक स्थलीय भाग 30 डिग्री उत्तरी
अक्षांश क्षेत्रों में होने चाहिए, परंतु ये केवल 43.6% है। सर्वाधिक 80.1% स्थलीय भाग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के निकट पाया जाता है। आलोचना एवं कमियों के उपरांत भी इस परिकल्पना से पृथ्वी पर जल स्थल के वर्तमान वितरण को समझने में काफ़ी सहायता मिली। विचार उत्तेजक होने के कारण इस सिद्धांत पर इस विषय पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने के कारण इसका महत्व सदैव बना रहेगा। स्टीयर के शब्दों में इट इज़ वैल्यू लाइज नॉट सो मच इन इट सेल्फ इट द डिस्कशन विच इज प्रोवक्स। तो ये आपका संकुचन सिद्धांत था। अब आता है जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कि संकुचन सिद्धांत या तापीय से, तो उनमें विद्वानों के नाम आते हैं, और ज्योग्राफी के हर पैराग्राफ उसमें जीके या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं कि तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें आपका चाहे डेली है, जेफ्रे है, तो विद्वानों के तो उसको, तो इसलिए आपको वीडियो को सावधानीपूर्वक पढ़ना है, देखना है, समझना है, ताकि आपकी जीके कभी सुधर सके। जेफ्रे ने पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन, जैसे महाद्वीप तथा पर्वतों का ऊंचा उठना, महासागरीय तलियों का नीचे धंसना आदि, दो बातों पर निर्भर करता है। पृथ्वी का धीरे धीरे ठंडे होकर संकुचित होना तथा पृथ्वी की परिभ्रमण गति का कम होना। जेफ्रे ने यह कल्पना की कि पृथ्वी अनेक संकेंद्रीय खोलों से निर्मित है। ये खोलें अपनी विभिन्न अवस्थाओं में ठंडी हुई हैं। अत्यधिक गहराई के कारण भूक्रोड न तो कोई तापीय अंतर हुआ और न ही उसके आयतन में कोई परिवर्तन हुआ। पृथ्वी के ऊपर के खोल अपने नीचे वाले खोलों से अधिक ठंडे हुए। सबसे पहले पृथ्वी का ऊपरी खोल ठंडा हुआ तथा उसका आयतन भी कम हुआ। इस तरह इसके नीचे वाले खोल भी ठंडे हुए, लेकिन ऊपर वाले खोलों की अपेक्षा संकुचन भी कम हुआ तथा आयतन भी कम हुआ। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऊपरी खोल अधिक पतला व बड़ा हो रहेगा। इस स्थिति में ऊपरी खोल में मोड़ पड़ जाएंगे तथा साथ ही ऊपरी परत के ठीक नीचे वाले खोल पर ऊपर के खोल से सटे रहने की कोशिश करेगा, इसलिए उसमें फैलाव होगा। इसमें कहीं कहीं पर दरारें भी पड़ जाएंगी। ऐसी अवस्था में इन दोनों खोलों के बीच एक ऐसा भाग की रचना होगी जिसमें किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं होगा। ये एक सामंजस्य की स्थिति प्रकट करेगा। ऐसे भाग या तल को अवदाव तल, रेल ऑफ नॉस्ट्रेशन कहा गया। अवदाव तल के ऊपर संकुचन और दबाव की क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊपरी परत विशाल मोड़ों को जन्म देगी, जबकि नीचे की परत फैलकर दरारों को जन्म देगी। इस प्रक्रिया में पृथ्वी और महाद्वीप एवं महासागरों की रचना हुई। 1920 में तक जितने भी संकल्पनाएं आई, उनमें से पृथ्वी के पटल संकुचन की भिन्न भिन्न दूरियां प्राप्त हुई हैं। कैलिफोर्निया की तटीय श्रेणियों में 16 किलोमीटर, आल्प्स पर्वत पर 119 किलोमीटर, ब्रिटिश कोलंबिया रॉकी के स्थान पर 40 किलोमीटर और एप्रेशियन पर्वतों के स्थान पर 65 से 80 किलोमीटर तक भूपृष्ठीय संकुचन हुआ है। जेफ्रे के अनुसार ये संकुचन पृथ्वी के भूपृष्ठ से 200 किलोमीटर तक पड़ता है। संकुचन और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए जेफ्रे ने बताया कि महासागरों के नीचे स्थित भूभाग अधिक ठंडा हुआ है। ये भाग अधिक घनत्व वाले तथा कठोर भी था। अतः संकुचन के समय यहाँ जो वलन पड़े वो महासागरीय किनारों के महाद्वीपों में पड़े, जैसे कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर के सहारे स्थित पर्वत श्रृंखलाएं। इस परिकल्पना में पृथ्वी की परिभ्रमण गति का कम होना बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी परिभ्रमण गति अत्यंत तीव्र थी। आज इस गति में काफ़ी अंतर या कमी आ गई है। अधिक परिभ्रमण गति के कारण भूमध्य रेखा पर पदार्थों का अधिक जमाव तथा संकुचन हुआ। अनुमानतः 160 करोड़ वर्ष पहले ये जमाव तथा संकुचन की क्रिया अधिक रही होगी। कालांतर में ये जमाव तथा संकुचन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होने लगा। इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं। जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत पूर्ववर्ती सिद्धांतों की तुलना में नवीन धारणा एवं पर आधारित था, फिर भी अनेक प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं। नंबर 1, संकुचन द्वारा केवल साधारण मोड़ तथा वरानी पड़ सकते हैं, न कि भूपृष्ठ पर विशाल पर्वतों का निर्माण हो सकता है। 2, प्रारंभ में गोल पृथ्वी पर संकुचन के द्वारा निर्मित पर्वत श्रेणियाँ आज के समानांतर धरातल के अनुरूप ही हैं, ऐसा संभव नहीं है। और 3 है, पहले की अपेक्षा पृथ्वी की परिभ्रमण गति अनुमान बहुत कम है, तो अब पर्वत निर्माणकारी अवस्था आसानी से संभव है, किंतु स्थिति इसके ठीक विपरीत है। इस स्थिति का अधिक स्पष्टीकरण आर्थर होम्स द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट आता है डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। R.A. डेली ने 1926 में आवर मोबाइल अर्थ पुस्तक में प्रस्तुत महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत द्वारा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति बताई। उसने भी जीन्स व जेफ्रे की भांति पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से मानी, जो प्रारंभ में उष्ण और वायु अवस्था में थी। धीरे धीरे ठंडी होती पृथ्वी का धरातल भूगर्भ में अव्यवस्था के कारण ऊंचे नीचे भागों में बदल गया। वायु अवस्था से तरल अवस्था में आते समय विभिन्न घनत्व वाले आंतरिक पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार कहीं अधिक और कहीं कम एकत्रित हो गए। तभी से पृथ्वी का भौतिक स्वरूप अनियमित अवस्था में ऊंचा नीचा हो गया। डेली ने भी डार्विन का अनुकरण करते हुए चंद्रमा की उत्पत्ति प्रशांत महासागर से स्वीकार की। उसने माना कि विश्व में सर्वप्रथम एक ही महाद्वीप था जो पेंजिया, तथा एक ही महासागर था जिसको पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। डेली ने अपने सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को मुख्य आधार माना। इसके कारण ही महाद्वीप अलग अलग भागों में बंट गए। जो भाग बेसाल्ट से निर्मित थे वो नीचे की ओर अधः स्तर में धंस गए और महाद्वीपों से वाहित मलबा उस महाद्वीप के दूसरे किनारे पर एकत्रित होता रहा तथा धीरे धीरे भू अवनति का आविर्भाव हुआ। तलछट के अधिक जमाव की स्थिति में महाद्वीप और क्षैतिजिक तनाव के फलस्वरूप गुंबद की आकृति बन जाती है। तलछटीय पदार्थ का जमाव स्थानीय गुंबदीय किनारे होते हैं। इस तरह गुंबद धीरे धीरे काफ़ी बड़े होने से भू अवनतियों पर दबाव अधिक पड़ने लगता है। अधिक दबाव के कारण भू अवनतियाँ के तल टूट जाते हैं। उस समय गुंबद आधार रहित हो जाता है तथा इसका अधिकांश भाग भू अवनतियों में समा जाता है। इस अवस्था में भू अभिनति का आंतरिक भाग संपीड़न करने लगता है तथा आंतरिक भाग में से कुछ तलछट मुड़कर बाहर निकल आता है। इस तरह महाद्वीपों के टूटने, दबने और निकलने से के द्वारा पर्वत निर्माणकारी क्रिया को समर्थन मिलता है। इसे डेली ने के सिद्धांत को काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई है। संपूर्ण पेंजिया भूखंड अपने अनेक हलचलों के उपरांत हजारों वर्षों से वर्तमान स्थिति को ग्रहण कर पाया। बताया गया कि सर्वप्रथम पेंजिया के टूटने से दोनों ध्रुवों के पास दो स्थल भाग तथा भूमध्य रेखा के पास एक अन्य स्थल भाग की उत्पत्ति हुई। इन तीनों स्थलों भागों के बीच दो लंबाकार तथा उथले सागरों का जन्म हुआ। एक और उत्तरी गोलार्ध में तेठी सागर के नाम से जाना गया। दूसरी ओर सागर का नाम नहीं दिया गया। पृथ्वी के शेष भाग के चारों ओर एक सागर रह रहा जिसको पैंथलासा नाम दिया गया। इसका छोटा रूप आज प्रशांत महासागर है। निम्न जो फैक्ट हैं जो डेली के सिद्धांत को पुष्टि करते हैं। प्रशांत महासागर की रचना अन्य महासागरों की अपेक्षा भिन्न है। इसका समाधान प्रस्तुत करने में डेली ने काफ़ी सफलता प्राप्त की। नंबर 2, एशिया के पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति भू अवनतियों से बतलाई गई है। 3, मध्य अक्षांशों में तेठी सागर के स्थान पर हिमालय तथा आल्पन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति भू अवनति के भर जाने का ही प्रतिफल है। भूवैज्ञानिकों ने परीक्षण के उपरांत अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर में तनाव के प्रमाण प्राप्त किए। बताया कि निकटवर्ती स्थल भाग पर गुंबद के आकार के तनाव पड़े और वे टूटे। प्रारंभ में स्थल भागों का विभाजन नहीं हुआ और बाद में परस्पर जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस में जो हिमप्रवाह के चिन्ह दूरस्थ महाद्वीपों पर पाए गए उनसे प्रतीत होता है कि गोंडवाना के खंडों का जरूर स्खलन हुआ होगा। इस पर भी आपत्तियां दी गई। भूपटल विघटन के लिए बताई गई शक्तियों का यह कोई व्याख्या नहीं मिलती है। स्थलीय गुंबदों एवं विघटनकारी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अधिक घनत्व के अधः स्तर में कम घनत्व वाले सियार खंडों का स्खलन स्वीकार नहीं किया गया तथा भूकंपीय प्रमाण डेली की कल्पना का विरोध करते हैं। आगे आता है आपके जोली का तापीय चक्र सिद्धांत, द थर्मल साइकिल थ्योरी ऑफ जोली। जोली ने अपनी पुस्तक सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का तापीय चक्र सिद्धांत 1925 में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत रेडियो एक्टिविटी को बहुत महत्व प्रदान करता है। जिन सीमा पदार्थों से महासागरों की तली का निर्माण हुआ है उनका घनत्व 3 और जिन हल्के सियार पदार्थों से महाद्वीपों की रचना हुई उनका घनत्व 2.67 माना गया। कम घनत्व वाला सियार अधिक घनत्व वाले सीमा पदार्थ पर आधारित है अथवा महाद्वीप एवं स्थल सीमा के अधः स्तर में तैरते हुए अपना संतुलन बनाए हुए हैं। अर्थात महाद्वीपीय स्थलखंड का एक बड़ा भाग हिस्सा सीमा के अंदर घुसा हुआ है। जोली ने स्पष्ट किया
कि सियाल निर्मित महाद्वीप स्तर खंडों में रेडियो सक्रिय तत्व सीमा की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। सियाल में रेडियो धर्मिता अधिक होने के कारण उससे निरंतर ताप उत्पन्न होता रहता है। सियाल से रेडियो धर्मिता द्वारा उत्पन्न ताप की मात्रा से अधिक ताप भूपटल से निकलता रहता है और सियाल के हृदय स्तर से कोई ताप प्राप्त नहीं होता है। अतः महाद्वीपीय स्तरखंडों के निचले भागों में तापमान का उतार चढ़ाव न्यून होता रहता है। यदि किसी कारण हृदय स्तर में ताप की वृद्धि हो जाए और पिघलने लगे तो भूपृष्ठ पर अनेक बड़े बड़े परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। हृदय स्तर पिघलने से पृथ्वी का व्यास बढ़ जाता है। सीमा का घनत्व कम होने पर सियाल निर्मित महाद्वीप उसमें धंस जाते हैं। इससे सागरों का जल उन पर चढ़ जाता है। इससे सागरों का अतिक्रमण काल कहते हैं। महाद्वीपों के किनारे पर छिछले जलीय भागों में तलछट का जमाव होता रहता है। पृथ्वी के व्यास में वृद्धि होने के कारण तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से महासागरीय तली में दरारें पड़ जाती हैं। उनसे धीरे धीरे पिघला हुआ बेसाल्ट बाहर निकलता है और उनके जमाव से द्वीपों की रचना होती है। तलछट के निक्षेप वाले भागों में वलन से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पिघले हुए हृदय स्तर के ऊपर तैरते महाद्वीपों पर ज्वारीय शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण महाद्वीप गतिशील होंगे। उनके खिसकने से उनके स्थान पर महासागरों का निर्माण होगा। महाद्वीपों के विस्थापित होने से उनके नीचे से संचित ताप बाहर निकलेगा। इसके फलस्वरूप हृदय स्तर ठंडा होने से फिर से ठोस अवस्था में आ जाएगा। इससे पृथ्वी का व्यास पुनः घट जाएगा। महाद्वीपों के जलमग्न किनारे ऊपर उठने से सागरीय जल पीछे हट जाएगा। इसे सागरीय प्रतिक्रमण काल कहा गया। जोली के सिद्धांत में निम्न बातों पर जोर रहा। इस सिद्धांत में तापीय चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी इस ताप में अंतर पाए जाने के परिणाम स्वरूप अनेक घटनाएं होती रहती हैं, जैसे ज्वालामुखी और पर्वतों की उत्पत्ति। बड़े महासागरों के सम्मुख विशाल पर्वतों की स्थिति रॉकी एंडीज द्वारा स्पष्ट होती है, जो कि जोली के अनुसार महाद्वीपों के किनारे एकत्रित तलछट से संपीड़न हुए वलन से उत्पन्न हुए हैं। इस सिद्धांत की भी विद्वानों ने आलोचना की है। जोली सीमा को ठोस पदार्थों की मानते हैं। इस संदर्भ में छैपरे का कहना है कि रेडियो धर्मिता से इतना अधिक ताप उत्पन्न होता रहता है कि सीमा पदार्थ हमेशा द्रव रूप में होना चाहिए, अतः यह ठोस पदार्थों के रूप में नहीं आ सकता। जोली द्वारा सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर मानी गई है, जबकि जैफरे ने भूकंप के लहरों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि सियाल की मोटाई 16 किलोमीटर है। होम्स ने तापीय चक्र सिद्धांत के आधार पर हृदय स्तर से निकलने वाले ताप की विधि को तृप्तिपूर्ण बताया। कहा कि सियाल के निकलने वाला ताप की मात्रा जो कि जोली ने अधिक बताया है। सेफर्ड ने बताया कि पर्वतों की रचना जोली के सिद्धांत की भांति चक्रवत न होकर निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट आता है होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री आर्थर होम्स ने 1928-29 में रेडियो धर्मिता के आधार पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे संवहनिक धारा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह बड़ा ही तर्कपूर्ण तथा भूपटल के प्रमुख भूआकारों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भूपृष्ठ की रचना ऊपरी एवं निचली सियाल परतों से हुई है। इसके नीचे हृदय स्तर, ऊपरी सियाल परत, हृदय स्तर महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे सर्वत्र फैले हुए हैं। हृदय स्तर लगभग ध्रुवित अवस्था में है। होम्स ने बताया कि भूगर्भ की सैलों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व विखंडित होकर पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत बड़ी मात्रा में ताप पैदा करते हैं। इन तत्वों में थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम आदि अधिक तत्व हैं। ये तत्व भूपटल से अधिक एकत्रित होते हैं, किंतु ऊपरी सियाल परत से ताप विकिरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जबकि हृदय स्तर में ताप एकत्रित होता रहता है। रेडियोधर्मिता के कारण भूगर्भ में आंतरिक भाग में इतना अधिक ताप पैदा होता है कि हृदय स्तर में संवहनीय धाराएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। संवहनीय धाराएं ही होम्स सिद्धांत का आधार हैं। वैसे पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत में प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर में एक वर्ष में 60 कैलोरी तापमान बाहर निकलता है। भूमध्य रेखा पर हृदय स्तर की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण इस भाग में संवहन धाराएं नीचे से ऊपर की ओर चलने लगती हैं और ध्रुवों पर ऊपर से नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं अपने भूपृष्ठीय भाग को ध्रुवों की ओर धकेलती हैं। वैसे नीचे से चलने वाली धाराओं के अपेक्षा ऊपर की धाराओं में गति कुछ मंद रहती है, अतः ऊपरी भाग में दरार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए मेसोजोइक युग में टेथिस सागर की उत्पत्ति उपयुक्त क्रम के आधार पर ही भूमध्य रेखीय महाद्वीप के संवहन धाराओं द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाने के द्वारा हुई है। महाद्वीप एवं महासागरों के नीचे बहने वाले संवहन धाराओं में ताप परिवर्तन में काफ़ी अंतर मिलता है। महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों के नीचे बहने
वाली संवहन धाराओं में ताप अधिक पाया जाता है। इस प्रकार महासागरों के नीचे अधः स्तर में बहने वाली संवहन धाराओं का क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। महासागरों के मध्य में संवहन धाराएं नीचे से ऊपर को उठा करती हैं तथा इनके किनारों पर यही धाराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। अतः महासागरों के नीचे बहने वाली संवहन धाराएं महाद्वीपों में ताप में भी कम और शक्ति भी कम रहती है। जब महाद्वीपों में महासागरों के नीचे ये संवहन धाराएं चलती हैं तो महाद्वीप मग्न तट पर नीचे की ओर चली जाती हैं और अतः महाद्वीप मग्न तट दो भिन्न दिशाओं में आकर मिलने वाली धाराएं दबाव एवं संपीड़न की क्रिया प्रारंभ कर देती हैं। इससे शैलों के रूप परिवर्तन होकर घनत्व में वृद्धि 3 से लेकर 3.40 हो जाती है, अतः अवतलन भी करती हैं। होम्स ने यह बताया कि इन क्षेत्रों में शैलों के ऊपरी भागों में भू अवनतियों का उद्भव होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल पर समस्त महाद्वीपीय तलछट जमा हो जाती है जो कि अवतरण क्रिया में सहायक सिद्ध होती है। अतः संपीड़न के कारण इस एकत्रित तलछट में वर्ण पड़ने लगते हैं जो धीरे धीरे पर्वतों के का रूप धारण कर देते हैं। महाद्वीपों के नीचे से ऊपर की ओर आने वाली संवहनी धाराएं जब दो भागों में विभाजित हो जाती हैं तो ये महाद्वीपीय भाग पहले पतले होकर खंडित हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के अधः स्तर में एकत्र ऊष्मा खंडित भागों से बाहर की ओर निकलती है और यहाँ एक पतले और संकरे सागर की उत्पत्ति होती है तथा इस सागर में महाद्वीप खंडित हो गए जो महाद्वीप खंडित हो गए उनके तलछट तथा मलबा जमा होता रहता है। इस प्रकार संवहन धारा द्वारा पूर्व निर्मित क्रम प्राप्त हो जाता है जो दो महाद्वीप बन जाते हैं। इस पृथक महाद्वीपों के नीचे संवहन धाराओं का क्रम प्रारंभ हो जाता है। महाद्वीपों के नीचे ये धाराएं उन्हीं टूटे हुए महाद्वीपों को फिर से जोड़ देती हैं और बाद में एक हो जाते हैं। अतः एक होते समय मध्य सागर में एक तलछट में वरित पर्वतों के रूप में मुड़ जाती हैं और पर्वतों का जन्म होता है। निम्न तथ्य होम्स के सिद्धांत में माने जाते हैं। पैलेयोजिक युग में अंतिम समय में पृथ्वी पर लॉरेंसिया गोंडवाना नामक दो स्तर भाग थे जिनके मध्य तेठी सागर स्थित था तथा शेष भाग प्रशांत महासागर विस्तृत था। इन दोनों स्थल भागों के मध्य संवहन धाराएं प्रारंभ हुई और इन दोनों धाराओं की गतिशीलता के कारण दोनों स्थल भाग एक दूसरे की ओर खिसक गए। दो हिंद महासागर की उत्पत्ति गोंडवाना स्थलखंड के विघटन के फलस्वरूप हुई। इस विघटन में प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर और ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण की ओर चले गए। दक्षिण में अमेरिका और एंडीज का उत्थान हुआ। नंबर 3, अंध महासागर की उत्पत्ति लॉरेंसिया के विघटन से हुई। इन संवहनी धाराओं के स्थलखंड का वहन हुआ जिससे फलस्वरूप पश्चिम यूरोप और द्वीप समूह और रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड के उत्तर की ओर बढ़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। परीक्षणों द्वारा पता चलता है कि हिमालय आज भी ऊंचे उठ रहे हैं। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। वैसे तो होम्स का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ किंतु उससे कुछ दोष रह गए जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। नंबर 1, यह उन बातों पर निर्भर है जिनके विषय में हमारी जानकारी सीमित है कि संवहन धाराओं के बारे में। नंबर 2, गोंडवाना स्थलखंड में पाई जाने वाली ग्लोस्टोरिस्ट वनस्पति साइबेरिया तथा अफगानिस्तान में भी पाई जाती है लेकिन होम्स का सिद्धांत इस वितरण की व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3, यदि हम ऐसा मान लें कि संवहन धाराएं सक्रिय हैं तो क्या अधः स्तर से उठने वाली संवहन धाराएं वास्तव में इतनी तेज तथा प्रबल हैं कि बड़े बड़े महाद्वीपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर ले जाती हैं और संपूर्ण महाद्वीप को विखंडित कर देती हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, विभिन्न विद्वानों के हमने सिद्धांत पढ़े और मैं आपको पुनः इस चीज़ को कि इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। विद्वानों ने जो सोचा, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है पृथ्वी की उत्पत्ति के काफ़ी लंबे समय बाद हुआ है, तो ये विभिन्न फैक्ट के आधार पर ये अनुमानित है इनके बारे में कि इस प्रकार। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न फैक्ट के आधार पर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उसके पक्ष में उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं और इसके बाद में भी कुछ कमियां आई तो उनका आलोचना भी हुई है। इस टॉपिक में से आमतौर पर जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सिद्धांत भी आया महाद्वीप और महासागरों में उत्पत्ति संबंधित, चाहे संवहनी धारा सिद्धांत है आपका, तो इस प्रकार के सिद्धांत कई बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जीके के आधार पर कि संवहनी धारा सिद्धांत किसने दिया था, तो इस प्रकार से विद्वानों के नाम कब दिया था, तो ये क्वेश्चन भी, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। और अपने पेपर में जो छोटे क्वेश्चन हैं जो सभी पुस्तक में से आते हैं, चाहे वो मैप के हों और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो इन सब इस वीडियो को ध्यान से सुनना भी है, इसको पढ़ना भी है और इसके साथ में ही आज के इस वीडियो में आपके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है
ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।